हेलो एवरीवन, आप सभी का वैदिक कॉस्मोस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सभी हमारे 9 ग्रह जो हैं वो 7वें घर में कैसे रिजल्ट्स देंगे। बिकॉज मैरिज एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली टॉपिक है, एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है, तो उसके बारे में ही आज डिस्कशन करेंगे। तो 7वां घर जो होता है वो हमारा खाली मैरिड लाइफ का ही नहीं होता, उसमें बिजनेस कंपेनियनशिप्स होती हैं एंड किस तरीके से हम लोगों के साथ, पब्लिक के साथ, बाहरी दुनिया के साथ डील करते हैं, इस चीज़ को भी हम 7वें घर से देख सकते हैं। तो लेकिन स्टिल 7वें घर में जो बैठा हुआ ग्रह है या जो 7वें घर का मालिक है, तो ये दोनों ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभावित इसी चीज़ को करती हैं कि मैरिज लाइफ आपकी कैसी होने वाली है। तो मैरिड लाइफ जो है वो प्राइम फोकस होता ही है 7th हाउस का, भले ही बिजनेस पार्टनरशिप हैं, पब्लिक डीलिंग्स हैं, एसोसिएशन है, फॉरेन ट्रैवल है, बट स्टिल इन सब से हटकर जो है, जो सबसे ज़्यादा मेन कारकत्व है 7th हाउस का, वो कहीं ना कहीं मैरिज ही है। काम भाव भी बोला गया है 7th हाउस को, तो उससे भी हम समझ सकते हैं कि सेक्सुअल डिज़ायर्स को, इंटीमेसी को भी ये हाउस रूल करता है, कहीं ना कहीं उस पर भी इसका एक रूल है। तो आज हम देखेंगे कि सभी ग्रह जो है वो कैसे एक्ट करते हैं 7th हाउस के अंदर। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सन पे। तो जब सूर्य देव होते हैं 7th हाउस के अंदर तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल सूर्य देव जो है वो ईगो के कारक हैं, तो वो आपकी सेल्फ इंडिपेंडेंस को दिखाते हैं, आपके फादर को दिखाते हैं एंड गवर्नमेंट को दिखाते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा सूर्य देव इसमें नेगेटिवली एक्ट कर सकते हैं 7th हाउस में, बिकॉज कहीं ना कहीं 7th हाउस में जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें तुला राशि आती है, जहाँ पे शनि उच्च के हैं, सूर्य नीच के हैं और शुक्र देव की राशि है वो। तो दोनों शनि और शुक्र दोनों ही शत्रु हो जाते हैं सूर्य देव के। तो फिर एक काफ़ी ज़्यादा टसल वॉर काइंड ऑफ स्थिति भी करा सकते हैं सूर्य देव यहाँ पे बैठकर। तो हालांकि उसके लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस राशि में वो बैठे हैं, कौन से हाउस के वो लॉर्ड हैं, किन ग्रहों की उस पर दृष्टि हैं। तो लेकिन फिर भी अगर शनि वगैरह की दृष्टि आ जाती है, सूर्य देव 7वें घर में हो, तो सेपरेशन तक के योग भी बना सकते हैं, बिकॉज सूर्य देव कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस देते हैं मैरिज में। सूर्य देव कहीं ना कहीं एरोगेंस देते हैं, स्पाउस एरोगेंट होता है बहुत ज़्यादा कई बार तो, और कई बार सोशल स्टैचर में भी दोनों के डिफरेंस होते हैं। लाइफ पार्टनर दोनों पति पत्नी के मैरिज केवल एज में डिफरेंस हो सकता है बहुत ज़्यादा, या सोच में डिफरेंस हो सकता है, या कल्चर में, कास्ट में, रिलीजन में डिफरेंस हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा अलग तरीके से परवरिश हुई होती है कई बार दोनों लोगों की, तो कई बार दोनों लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा मतभेद होता है, तो उस वजह से भी कई बार ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। आर्थिक स्थिति भी जो है वो कई बार डगमगा सकती है मैरिज के बाद, या ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर बहुत अमीर परिवार से आता है और दूसरा पार्टनर उतना अमीर परिवार से नहीं आता, तो उस चीज़ में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें देखी गई हैं। तो अगर सूर्यदेव आपके उसमें हैं 7th हाउस में, तो आपको काफ़ी अवेयर रहना चाहिए, ईगोइस्टिक पार्टनर से आपको दूर रहना चाहिए, एंड अपने कल्चर में या ऐसे इंसान से आपको शादी करनी चाहिए जो आपके कल्चर का है, आपके आसपास का है, आपकी बातों को, आपकी वैल्यूज़ को वो समझता है, तभी ये आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट्स दे पाएंगे। बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के इंसान से शादी करना जिनमें आप में और उनमें कोई मेल नहीं है, तो सूर्य देव अगर 7वें घर में है तो वो चीज़ यहाँ पे ठीक नहीं देखी जाएगी। बट स्टिल अगर आप मैरिड हैं और आपके 7वें घर में सूर्य देव हैं, तो आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, सुबह सुबह राम स्तुति पढ़नी चाहिए, तो उससे आपके जो है इसमें चेंज होगा। और सात्विक जीवन जीना चाहिए, मतलब नॉनवेज कम खाना चाहिए एंड ड्रिंक वगैरह नहीं करना चाहिए, तो आपकी मैरिड लाइफ में चीज़ें चेंज होंगी, बिकॉज सूर्यदेव जो है वो सत्व को रूल करते हैं, सात्विक प्लैनेट है वो एक। तो जब आप सात्विक जीवन अपनाएंगे तो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ में। और एक बिजनेस कंपेनियनशिप्स में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो उसमें भी एक ईगो वॉर रह सकती है। आपके बिजनेस कंपेनियनशिप हो सकता है आपसे उनके आइडियाज़ ना मिलते हों इतने, तो उसमें भी थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। हालांकि क्योंकि फर्स्ट हाउस पे दृष्टि जाती है सूर्यदेव की, एंड सूर्यदेव किंग होते हैं अपने आप में,
तो आपका स्टेटस राइज हो सकता है, आपके करियर में ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दे सकते हैं अगर अच्छे हाउसेस के लॉर्ड हैं तो। सो दैट इज़ गुड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सैजिटेरियस असेंडेंट है और 7वें घर में सन जो है वो जेमिनाई में है, तो 9th हाउस का लॉर्ड भी होगा। और 9th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस को देखेगा तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति भी बना देगा फर्स्ट हाउस के लिए। ऑल्दो मैरिज के लिए तो ये अच्छी स्थिति नहीं होगी, बट स्टिल फर्स्ट हाउस पे दृष्टि करके ये करियर में आपको राइज करा सकता है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो अब हम बात करेंगे मून इन 7th हाउस के बारे में। तो चंद्रमा जब 7th हाउस में होता है तो मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देते हैं, बिकॉज चंद्रमा जैसे हम जानते हैं वो एक घटते बढ़ते ग्रह हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कल प्रतिपदा थी, आज द्वितीया है, कल तृतीया होगी, फिर उसके अगले दिन चतुर्थी, फिर पंचमी, तो हर दिन वो बदल रहे हैं। तो मैरिड लाइफ के फेजेस भी ऐसे ही बदलते रहते हैं। तो कई बार मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, कई बार मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। मदर इन लॉ का या आपकी अपनी मदर का जो है इंट्रूजन मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, तो उससे आप अवेयर रहें। अपनी मदर की ज़्यादा इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए, या अपनी मदर इन लॉ को भी ज़्यादा इंट्रूजन नहीं करने देना चाहिए मैरिज में। सो दैट कैन बी अ इशू। एंड अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो ये ज़्यादा ख़राब होता है मैरिज के लिए, 7वें घर में अगर चंद्रमा है तो, बिकॉज शुक्ल पक्ष का चंद्रमा 7वें घर में फ्लर्टिंग की नेचर के कारण भी मैरिड लाइफ में दिक्कत देता है। अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है तो फ्लर्टिंग के कारण तो नहीं देता, बट स्पाउस की हेल्थ में थोड़ी कमी रहना, बार बार उनकी तबीयत ख़राब होना, या फिर इस चीज़ में भी दिक्कत दे सकता है कि जॉब में बार बार ट्रांसफ़र होना, तो वो अलग रह रहे हैं और आप अलग रह रहे हैं, तो उस चीज़ में भी थोड़ा चंद्रमा कृष्ण पक्ष का अलग कर सकता है। तो मून की भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है 7वें घर में। अब हम बात करेंगे अगले प्लैनेट पे जो कि है मरकरी, बुध देव। तो बुध देव जो हैं वो कम्युनिकेशन के कारक हैं। बुध देव जो हैं वो नेबरहुड के हैं, रिश्तेदारों के कारक हैं बुध देव। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रिश्तेदारों का इन्फ्लुएंस मैरिज में आ सकता है, तो उससे यू शुड बी अवेयर। एंड रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस या रिश्तेदारों की बहुत ज़्यादा बातें सुनना मैरिड लाइफ में, या रिश्तेदारों को अपनी मैरिड लाइफ की सारी बातें बताना, अपने दोस्तों में अपनी सारी बातें शेयर करना, तो ये ठीक नहीं रहेगा। एंड कम्युनिकेशन के वाया भी, इंटरनेट कम्युनिकेशन, मैसेजिंग के वाया भी यहाँ पे मिस अंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं, तो उससे थोड़ा सा बच के रहें। एंड सामने टू सामने आप जो है ज़्यादा चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। ज़्यादा फ़ोन पे बात करना या ज़्यादा टेक्सटिंग करना, इस सब को आप ना उतना प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड बुध देव का बैठना भी इतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं बुध देव काल पुरुष में कन्या राशि को रूल करते हैं, जो कि छठे स्थान की राशि है। एंड छठा स्थान जो है 12वां होता है 7वें से, तो कहीं ना कहीं बुध देव का भी थोड़ा प्रॉब्लम देता है। बट इट इज़ नॉट 100% कंपलसरी की प्रॉब्लम आएगी अगर आप कम्युनिकेशन को मैनेज कर लेते हैं एंड रिश्तेदारों का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा भी आप बैलेंस कर लेते हैं, तो इट कैन बी अ गुड थिंग ऑल्सो। बट स्टिल बुध देव का ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि किस हाउस के वो लॉर्ड हैं। अगर 6th 8th 12th के लॉर्ड होंगे तो ज़रूर से डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस दे सकते हैं मैरिज में। एजुकेशन में हो सकता है आपकी और उनकी काफ़ी अंतर हो, आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में। एंड वन मोर थिंग कि 8th लॉर्ड होंगे तो ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। 8th लॉर्ड का बैठना 7th हाउस में इज़ नॉट वेरी गुड सिचुएशन एक्चुअली। तो ये था मरकरी के लिए। तो अब हम जाएंगे अगले प्लैनेट पे जो अब हमारा रहेगा मार्स। तो मार्स के जो सिचुएशन है 7th हाउस में, दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्स एक क्रूर ग्रह है एंड मांगलिक दोष भी बनाते हैं वो यहाँ पे बैठकर। हालांकि आई डोंट बिलीव दैट मच इन मांगलिक दोष, बट स्टिल कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आता है। तो मंगल का जो बैठना है, मार्स का बैठना है 7th हाउस में, वो एक चीज़ के लिए अच्छा है कि अगर आप अपने से छोटे उम्र से के स्पाउस से शादी करते हैं देन इट कैन क्रिएट आ हैप्पी मैरिड लाइफ, क्योंकि मार्स आपके छोटे ब्रदर को तीसरे घर का कारक है, तो आपसे छोटे लोगों को डिनोट करता है। तो अगर आप उसका कारकत्व अपना लेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। एक बूढ़े इंसान से शादी करना, एक ओल्डर पार्टनर से शादी करना यहाँ पे प्रेफरेबल नहीं है। एंड थोड़े एक इमेच्योर पार्टनर से अगर आप शादी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग पार्टनर से शादी करने के बजाय।
मतलब अंडरस्टैंडिंग तो ऑफकोर्स होना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा मैच्योर या बहुत ज़्यादा एज वाइज नहीं होना चाहिए बड़ा आपसे छोटे होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड मार्स का बैठना ही काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन पैशन दे सकता है मैरिड लाइफ में। एंड अगर बुरे हाउसेस का मार्स लॉर्ड है तो वो तोड़ सकता है बहुत ईजिली मैरिज को यहाँ पे बैठ के। लाइक इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मार्स टू ब्रेक मैरिज इन 7th हाउस। अगर वो पाइसेस में होगा, फॉर एग्जांपल वर्गो असेंडेंट है किसी का, तो मार्स 7th हाउस में पाइसेस में होगा और वो 8th हाउस का लॉर्ड भी होगा। एंड मैंने इसके काफ़ी खतरनाक रिजल्ट्स देखे हैं एक्चुअली, मार्स इन पाइसेस इन 7th हाउस के। सो ऐसे ही आप लगा के देख सकते हैं कि किस हाउस का वो लॉर्ड है, तो उसके हिसाब से भी आप रिजल्ट जज कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अगले प्लैनेट की तरफ, दैट इज़ जुपिटर। तो जुपिटर के जो रिजल्ट हैं 7th हाउस में, दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी पॉजिटिव, बिकॉज जुपिटर कहीं ना कहीं दिग्बल होते हैं यहाँ पर। एंड कहीं ना कहीं जुपिटर जो है वो ऑप्टिमिज्म को शो करते हैं। एंड मैरिज जो है वो ऑप्टिमिज्म से ज़्यादा रियलिस्टिकली चलती है। ऑप्टिमिज्म भी ज़रूरी है ऑफकोर्स मैरिड लाइफ को चलाने के लिए भी, बट रियलिस्टिक होना, प्रैक्टिकल होना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दैट इज़ द डिफरेंस इन जुपिटर्स नेचर एंड 7th हाउस नेचर में। यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि जुपिटर दिखाते हैं कि आप हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहें, विच इज़ ऑल्सो गुड ट्रेड, बट 7th हाउस में कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉजिटिविटी के अंदर ही या ओवर ऑप्टिमिज्म के अंदर ही एक ऐसे इंसान से शादी कर लेंगे जो आपसे कंपैटिबल ही नहीं है, बिना रियलिटी को देखे, तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जो है जुपिटर के 7th हाउस में बैठने से आती है, तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। एंड फीमेल के चार्ट में जुपिटर का 7th हाउस में बैठना थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू मेल चार्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं जुपिटर एक मेल प्लैनेट है, तो वो मेल नेटिव पे अपना इन्फ्लुएंस डालेगा। और मेल नेटिव कौन है इस बार, तो अगर हम फीमेल चार्ट के लिए देखेंगे तो वो एक मेल से शादी करेगी, तो जो मेल से शादी करेगी तो जुपिटर मेल पे अपना ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालेगा एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो फीमेल चार्ट के लिए थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव होता है। तो ईगोइस्टिक स्पाउस से भी थोड़ा बचना चाहिए, ऐसे स्पाउस से थोड़ा बचना चाहिए जो अपने अपने में रहता है थोड़ा, तो उसे भी आपको देख कर चलना चाहिए। एंड ऐसे स्पाउस से शादी करिए जिससे आपकी मेंटल वेवलेंथ मैच खाती हो। बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने के सोच वाले स्पाउस से शादी करना यहाँ पे बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं रहेगा। एंड थोड़े ऐसे इंसान से शादी करिए जो कि नए ज़माने की सोच रखता हो, जो कि प्रोग्रेसिव सोच रखता हो। अगर आप ऐसे इंसान से शादी करेंगे जो बहुत मतलब गांव साइड से आता है, बहुत कंजर्वेटिव है, उसकी फैमिली भी आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, सेपरेशन तक आपको लेके जा सकता है ऐसी सिचुएशन में जुपिटर। सो उससे आपको अवेयर रहना चाहिए। अब हम अगले प्लैनेट पे पढ़ेंगे, दैट इज़ वीनस। तो वीनस का जो प्लेसमेंट है 7th हाउस में, दैट इज़ ओके, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड। तो जो मेल चार्ट में वीनस अगर 7th हाउस में है तो उसको ऐसी बहुत सुंदर पत्नी मिल सकती है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट वीनस। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर फीमेल चार्ट कि उसको अगर अच्छा दिखने वाला पति मिलेगा ही मिलेगा अगर वीनस उसके 7th हाउस में है, तो ऐसा नहीं भी हो सकता है। बट अगर मेल चार्ट है और उसके 7th हाउस में वीनस है तो उसको जनरली मैंने देखा है कि काफ़ी सुंदर पत्नी मिलती है देखने में। सो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट इट। लव मैरिज का योग भी बनाता है वीनस यहाँ पे बैठकर, तो दैट यू कैन डू अगर आप चाहते हैं तो। बट ऐसा हर केस में नहीं होता, हर केस में वीनस 7th हाउस में लव मैरिज नहीं देता। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि दिस इज़ लाइक ऐसा ही हो गया कि मतलब मैरिज अब तो लव मैरिज ही होगी, बट मैंने ऐसा नहीं देखा। इनफैक्ट मैं बहुत सारे ऐसे पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके वीनस 7th हाउस में है, तब भी उनकी अरेंज मैरिज ही हुई है। सो दैट इज़ अ थिंग यू शुड फोकस ऑन। तो अब जो अगला वो है वीनस के बारे में, वो ये है कि फैमिली का इंट्रूजन, हर फैमिली मेम्बर का, मदर का, फादर का, रिश्तेदारों का, बहन का, मौसी का, इन सब का इंट्रूजन मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रह सकता है, तो उससे आप थोड़ा बच के रहें। अब जैसे जुपिटर का था वो फीमेल चार्ट में 7th हाउस में ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करता था, अब वीनस जो है वो मेल चार्ट में ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल चार्ट, बिकॉज वीनस एक फीमेल प्लैनेट है, तो वो फीमेल इंसान को ज़्यादा प्रभावित करेगा। सो स्टिल वीनस का प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, अगर वो अच्छा हाउसेस का लॉर्ड है तो इट विल ब्रिंग गुड रिजल्ट्स, बट स्टिल कहीं ना कहीं
थोड़ा सा एरोगेंस की वजह से दिक्कत आना, ये सब वीनस भी दिखाता है। बट अगर आप अपनी फैमिली को और अपनी मैरिज को थोड़ा सेपरेट रख कर बैलेंस कर पाते हैं और अपने स्पाउस के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर पाते हैं, तो वीनस का प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत बुरा नहीं है, इट कैन बी गुड एज वेल। सो दैट इज़ देयर। बट स्पाउस की नेचर में भी थोड़ा सा वैसा रहता है प्रॉब्लम कि स्पाउस आपके लिए एक्स्ट्रा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी कई बार दिक्कत देने लगती है, तो उससे भी थोड़ा बचें। और पहले ही, शादी के पहले ही अगर आपकी नहीं हुई है तो थोड़ा बात करने, और अगर हो गई है तो इस चीज़ को सुलटाने की कोशिश करें, अदरवाइज़ इट कैन क्रिएट इश्यूज़ इन अदर थिंग्स एज वेल। अब हम बात करेंगे अगले प्लैनेट की तरफ, दैट इज़ सैटर्न। तो सैटर्न का जो 7th हाउस में प्लेसमेंट है दैट इज़ नॉट वेरी बैड, और बल्कि मेरे हिसाब से जितने प्लैनेट्स हैं, और अगर अकेला सैटर्न 7th हाउस में है और उस पर पाप प्रभाव नहीं है, तो आई थिंक इट इज़ लाइक द बेस्ट प्लैनेट टू हैव इन द 7th हाउस एटलीस्ट, बिकॉज सैटर्न कहीं ना कहीं उच्च के भी हैं तुला राशि में, और दिग्बल भी गेन करते हैं वो 7th हाउस के अंदर। तो इट्स अ गुड प्लेसमेंट, बट इस पे भी कहीं ना कहीं से पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। 7th हाउस में और कोई पाप ग्रह नहीं होना चाहिए सैटर्न के साथ, उस पे सैटर्न पे 7th हाउस पे कोई और पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तभी हम एक हैप्पी मैरिड लाइफ को प्रेडिक्ट कर पाएंगे यहाँ पे। अदरवाइज़ अगर सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन है 7वें घर में, सैटर्न राहु का है, सैटर्न सन का है, सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है जो कि सैटर्न की दुश्मन है बेसिकली, तो यहाँ पे बहुत ही डेंजरस सिचुएशंस को सैटर्न ला के खड़ी कर सकता है। मतलब लाइफ चेंजिंग सिचुएशंस जो इतनी प्रेजेंट नहीं होंगी, ऐसी सिचुएशंस को सैटर्न यहाँ पे 7th हाउस में राहु केतु के साथ होने पे ला सकता है। सो दैट यू शुड वॉच आउट फॉर। एंड अगर सैटर्न एफ्लिक्टेड है आपका 7th हाउस में, दैन यू शुड डू रेमेडी फॉर इट, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मैंने डेंजरस रिजल्ट भी देखे हैं ऐसे सिचुएशंस में सैटर्न के। बट अगर सैटर्न यहाँ पे अकेला है, या सैटर्न पे खाली जुपिटर का इन्फ्लुएंस है, खाली जुपिटर की एस्पेक्ट आ रही है उस पर, या खाली वीनस की एस्पेक्ट है, या मर्क्यूरी की है बस, तो इट इज़ गुड एक्चुअली। एंड काफ़ी एक पेशेंट स्पाउस आपको मिल सकता है, मतलब एक धैर्यवान स्पाउस आपको मिल सकते हैं, कमिटेड लॉयल स्पाउस आपको मिलेंगे, और वो भी अपना 100% देंगे। और जनरली ऐसा इंसान जिसके सैटर्न 7th में होता है तो वो भी 100% अपना मैरिज में देता है। एंड अगर मैरिज में कोई प्रॉब्लम आती भी है तो भी दोनों स्पाउस जो होते हैं वो इतने मैच्योर होते हैं कि दोनों की मैच्योरिटी की वजह से वो दोनों उस चीज़ को पार करके ले जाते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस प्लैनेट। अगर वो एफ्लिक्टेड नहीं है तो ये चीज़ ज़रूर आप देखेंगे अपनी मैरिड लाइफ के अंदर। बट स्टिल लॉर्डशिप देखना भी ज़रूरी है, अगर अच्छे हाउसेस का लॉर्ड होगा तो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही था रिज़ल्ट सभी प्लैनेट्स का 7th हाउस में। अब बस राहु केतु रह गए हमारे नोट्स। तो नोट्स का जो रिज़ल्ट आएगा, तो सबसे पहले हम राहु का बात करेंगे। तो राहु का 7th हाउस में होना आपको पता ही होगा, आपने बहुत नेगेटिव चीज़ें सुनी होंगी इसके बारे में, और ये है भी एक नेगेटिव प्लेसमेंट, ऐसा नहीं है कि ये बहुत पॉजिटिव प्लेसमेंट है। बट स्टिल आपको मैं एक योग बताना चाहूँगा कि अगर 7वें घर में आपके राहु है, और 7वें घर का जो मालिक है उसकी दृष्टि है 7वें घर पर और राहु पर, तो राहु अच्छे रिजल्ट्स आपको दे देगा, आपको अच्छा विवाह हो जाएगा, या आपके स्पाउस से भी आपकी ठीक बनेगी। तो ये एक योग है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देख के बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मानिए कि वर्गो लग्न है किसी इंसान की, और उसके 7th हाउस में पाइसेस में राहु है, और जुपिटर उसका 1st हाउस में आ गया केतु के साथ, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ऐसे इंसान को ख़राब मैरिज होगी या उसका डाइवोर्स हो जाएगा या उसका सेपरेशन हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि जो जुपिटर है वो अपने हाउस को वापस देख रहा है, तो वो राहु के इन्फ्लुएंस से उसे बचा लेगा। तो दिस इज़ अ थिंग। एंड राहु को भी वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेगा, बिकॉज राहु उसी की राशि में बैठा है और जुपिटर अब उस वापस आस्पेक्ट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर का एक कंट्रोल भी देखा जाएगा राहु के ऊपर। तो ऐसे हम देख सकते हैं। तो बट अगर ऐसा नहीं है तो जनरली राहु प्रॉब्लम देता है काफ़ी ज़्यादा मैरिड लाइफ के अंदर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ ले जा सकता है, कैजुअल फ्लिंग्स, कैजुअल रोमांस आउटसाइड द मैरिज लेके जा सकता है, अचानक से आपका डाइवोर्स या अचानक से आपका सेपरेशन करवा सकता है, काफ़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा सकता है, एंड जल्दी से सेपरेशन हो जाना किसी चीज़ के चलते। तो ये सब राहु का 7th हाउस में इन्फ्लुएंस देखे गए हैं, विच इज़ नॉट गुड। वन टिप इज़ देयर कि अगर कोई झगड़ा हो जाए
तो उसे मतलब ज़्यादा सिर पे लेके ना बैठें अगर राहु 7th हाउस में, तो उसे जल्दी से जल्दी भुलाने की कोशिश करें, और आप भी और आपकी जिससे शादी हुई है वो भी। अदरवाइज़ अगर वो झगड़ा बड़ा हो गया तो इट कैन टेक अ रूप ऑफ अ बिग फाइट ऑल्सो, सो दैट इज़ नॉट वेरी गुड अबाउट राहु इन द 7th हाउस। एंड बहुत ही कम ही केसेस होते हैं जहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देता है, सो दैट यू शुड लुक फॉर। और हालांकि नवांश चार्ट की पोजीशन, वीनस की पोजीशन भी ज़रूर चेक करनी चाहिए अगर राहु 7th में है, तो नहीं भी है तो भी करनी चाहिए, बट स्टिल इस केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करेंगे केतु इन 7th हाउस के बारे में। तो केतु इन 7th हाउस इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट, बिकॉज केतु कहीं ना कहीं डिटैचमेंट का प्लैनेट है जैसे हम जानते हैं, एंड कहीं ना कहीं केतु जो है वो काटने को दिखाता है, इट रिप्रेजेंट्स द कट। सो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट हो सकता है स्पाउस से, कहीं ना कहीं मैरिज में ब्रेक आ सकता है। वेट फॉर अ मिनट। बट स्टिल केतु जो है एक स्पिरिचुअल अगर स्पाउस आप लेते हैं तो देन इट कैन गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट इज वेल। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेज इन द वीडियो। तो लेकिन स्टिल इट्स नॉट अ वेरी बैड प्लेसमेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप स्पिरिचुअल इंसान से शादी करते हैं तो एक मैरिज अच्छी भी चल सकती है। एंड वन टिप फॉर केतु इन द 7th हाउस इज की मैरिज के बाद आप जल्दी से बच्चे कर लीजिएगा, तो ये केतु आपको अच्छे रिजल्ट्स दे देगा एज़ कम्पेयर टू अगर आपने ऐसे बहुत देर लगाई बच्चे करने में, तो ये केतु ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स का कारण बनेगा एंड सेपरेशन की तरफ भी आपको ले जा सकता है। बट स्टिल अगर नवांशा में 7th हाउस के लॉर्ड की, D1 के 7th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अच्छी होगी, देन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी मैरिड लाइफ में, एंड इट कैन बी अ गुड वन ऑल्सो। बट स्टिल केतु का बैठना इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव इंडिकेटर, सो आपको देखना पड़ेगा वो भी वीनस वगैरह की पोजीशन से, 7th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन से ही आप पूरा जजमेंट इसका ले पाएंगे, बिकॉज इस एक पोजीशन से कुछ भी बता पाना इतना कंड्यूसिव नहीं होता है। बट यही था जनरली आज का हमारा वीडियो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 7वां घर होता है वो खाली ही सबसे ज़्यादा बेटर है, एंड कोई भी प्लैनेट अगर उसके अंदर है तो वो उसे ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है कई बार, तो बार बार इवेंट्स आपके उसमें घटेंगे लाइफ में, तो डिस्टर्बेंस आना मैरिज में बहुत ज़्यादा प्रोन कर देता है ऐसी सिचुएशन। सो दैट इज़ देयर। तो अगर 7वां घर खाली है देन इट इज़ मच बेटर, बिकॉज फिर वो उसका उतना एक्टिवनेस नहीं रहेगा आपकी उसमें, तो मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस भी आपके कम आएंगे। सो दैट वॉज द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, फॉर वॉचिंग द वीडियो आई मीन।